क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्रियां और 64 विषयों में महारत हासिल की थी? क्यों देश का हर एक नेता इनका नाम लेता है? अम्बेडकर अम्बेडकर जी बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर। क्या उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था? क्यों एक बच्चे जिसे स्कूल में पानी छूने नहीं दिया जाता था? और क्यों बाबा साहब अम्बेडकर के निधन के 34 साल बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया? क्या सरकार देना भूल गई थी? और क्यों देश के हर एक शहर में इनकी प्रतिमाएं लगाई गई हैं? और आरक्षण वाले लोग इन्हें गालियां क्यों देते? डॉक्टर को नहीं मानता, अमेरिका देशद्रोही था, बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, बुद्ध था। बोलो भीम का कोई भगवान है? एकरा हम गरिया रहल छी, जकरा जे बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी रामजी मौलाजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और उनकी माता भीमाबाई धार्मिक एवं संस्कारी महिला थी। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन शिक्षा का महत्व देता था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सरकारी स्कूल संतारा मतलब महाराष्ट्र से शुरू की। यहीं पर उनके सामने वह परेशानी सामने आई जिसकी बात हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दी, जिसके लिए उन्होंने पूरा संविधान लिख और लोगों को जीना सिखाया। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था। वह प्यासे रहते थे क्योंकि खुद उन्हें पानी छूने की अनुमति नहीं थी, लेकिन समाज ने उनकी बराबरी का अधिकार छीन लिया था। छोटी उम्र में उन्हें छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। मुंबई में उन्होंने एलिफेंट हाई स्कूल से पढ़ाई की। वह अपने समाज में इस स्कूल में पढ़ने वाले शुरुआती छात्र में से एक और उन्होंने 1907 में मैट्रिक परीक्षा पास की। यह उनके समुदाय की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। अब मैं वापस उसी सवाल पर लौट कर आता हूँ जिस पर सबसे ज्यादा बात करी गई है कि बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां और 64 विषयों में महारत हासिल की थी। यह वो सवाल है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा ट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। यह लिस्ट आपने देखी होगी, 32 डिग्रियां हैं, इसमें पूरी सूची है 32 डिग्रियों की और इसमें लिखा हुआ 64 विषयों में महारत हासिल और कई भाषाओं का ज्ञान, मतलब सब कुछ है बाबा अम्बेडकर जी के पास। तो पहले मैं उनकी असली पढ़ाई और असली डिग्रियों की बात करता हूँ जो सरकारी दस्तावेजों से लिख ली गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी से उन्हें बीए किया, उसके बाद वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएस, फिर वह लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की, फिर वह लंदन से ही डीएससी 1923 में और उसके बाद ग्रेजुएशन से ब्लास्टर एटला कोलंबिया से पीएचडी मिली थी। अब आप सबको जोड़ लीजिए, यह होती है कुल 8। खुद भारत सरकार की सूचना विभाग से 2024 के प्रेस जानकारी से यह गिनतियां आई थी। 5 डिग्रियां और 2 मानक उपाधि। ये 32 का आंकड़ा किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में नहीं है। अब सवाल आता है ये 32 आती कहाँ? मैं बताता हूँ। जैसे एक क्लास में 6 विषय पढ़ते, लेकिन क्लास एक ही होती है, वैसे ही लोगों ने यह डिग्रियां में जितने विषय पढ़े हैं उतने लिखते हुए हैं। आप देखिए, एक डिग्री के 4 विषय, एक डिग्री के 4 विषय करके सामने आई 32 डिग्री। यानी यह डिग्री नहीं है, यह विषय है। तो उनके पास आती हैं कुल 8 डिग्रियां, उसमें से भी 6 कुल पेपर देकर निकाली हुई हैं। अब आप समझ चुके होंगे 32 और 64 का खेल। फिर चलते हैं उनकी जिंदगी में और आगे। साल 1917 में अमेरिका और लंदन के विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करके बाबा साहब अम्बेडकर भारत लौट रहे थे। उनके हाथों में डिग्रियां थी, आंखों में सपने और मन में यह विश्वास था कि ज्ञान और योग्यता के बल पर उन्हें सम्मान मिलेगा। और फिर वह पहुंचते हैं बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के पास। यह वही महाराज जिन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति देकर विदेश पढ़ाई के लिए भेजा था। बदले में बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ौदा राज्य की सेवा करनी थी। उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी सरकारी पद पर बैठाया गया। उनके पास ज्ञान है, योग्यता है, डिग्रियां, लेकिन समाज उनकी जाति देख रहा है। दफ्तर में उनके कर्मचारी उनसे दूरी बनाकर रख। कुछ लोग उनकी फाइलें सीधे हाथ में देने से बचते थे। उनके पीने का पानी का गिलास अलग रख दिया जाता था। सम्मान की जगह तिरस्कार मिलता था। जरा सोचिए, यदि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां हो और फिर भी आपको रहने के लिए कमरा ना मिले तो आप क्या करेंगे? यह बात नौकरी तक तो ठीक है, उन्होंने कई सरायों और मकान मालिकों से कमरा मांगा। जैसे ही लोगों को उनकी जाति का पता चलता, जवाब मिलता कमरा खाली नहीं है। और कुछ दिन बाद उन्होंने आखिरकार अपनी पहचान छिपाकर एक परासी सराय में कमरा लिया। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन एक दिन उनकी असली पहचान सामने आ गई। सराय के लोगों ने उनसे तुरंत कमरा खाली करने को कहा। रात का समय था, उनके पास ना रहने की जगह थी, ना कोई सहारा, और वह अपने सामान के साथ सड़क पर जाकर खड़े हो गए। लगातार अपमान और छुआछूत की परिस्थितियों के कारण उन्होंने बड़ौदा की नौकरी छोड़ दी।
और मुंबई लौट आए। मुंबई में भी उनकी आर्थिक कठिनाइयां, कभी ट्यूशन पढ़ाई, कभी लेखन, कभी छोटी मोटी नौकरी करके जीवन चलाया, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट, शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय। फिर यहीं से उन्होंने एक और विचार किया, समाज के लिए संघर्ष की शुरुआत। उन्होंने महसूस किया कि दलित समाज की सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा हो सकती है, इसलिए उन्होंने लोगों को पढ़ाने, संगठित होने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। इसी दौर में उन्होंने लेख लिखे, भाषण दिए और बाद में मूक नायक जैसे समाचार पत्र की शुरुआत, ताकि दबे कुचले लोगों की आवाज देश तक पहुंच सके। और फिर उन्होंने एक सभा की स्थापना की, बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की। उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोत पर सबसे अधिकार घोषित किया। महान सत्याग्रह केवल पानी का संघर्ष नहीं था, वह मानव सम्मान की लड़ाई। उन्होंने मंदिरों में समान प्रवेश के लिए आंदोलन चलाए। उनका संदेश एक ही था, धर्म यदि समानता नहीं देता तो वह अधूरा है। फिर इसके बाद उन्होंने गोलमेज सम्मेलन किए। साल 1930 से 1932 के बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। ब्रिटिश सरकार भारत के विषय पर चर्चा कर रही थी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार और भारतीय नेताओं से साफ कहा, भारत की आजादी तभी मानी जाएगी जब सबसे नीचे पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बराबरी का अधिकार मिलेगा। मतलब जो सबसे नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी बराबरी का अधिकार मिलेगा। उन्होंने शिक्षा, सरकारी नौकरियां और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। उनके तर्क इतने मजबूत थे कि विदेशी लोग भी उनसे प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पूना पैक्ट, इतिहास का सबसे कठिन फैसला हुआ था। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा। महात्मा गांधी ने इसका पूरा विरोध किया और जेल में अनशन शुरू कर दिया था। जब देश का सबसे बड़ा लीडर, जिसे देश का पिता कहा जाता है, वो अनशन पे बैठ गया, तो आप समझिए कितना तनाव बढ़ गया होगा। पूरे देश में तनाव बढ़ गया। लंबी बातचीत के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते के तहत पृथक निर्वाचन मंडल तो समाप्त हुआ, लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा में अतिरिक्त सीटें बढ़ा दी गयी। और यह फैसला करना बाबा साहब अम्बेडकर के लिए आसान नहीं था। उन्होंने बाद में कहा कि यह समझौता भारी दबाव में हुआ है, लेकिन उन्होंने देश की स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक पार्टी का गठन किया, स्वतंत्र मजदूर पार्टी। केवल जाति नहीं, आर्थिक न्याय। इसमें मजदूर मिल गए, खेत, सभा में भाषण और भी बहुत से आंदोलन चलाए गए। अब वह केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि मजदूर और किसान की भी बात करने लगे। सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीति लोकतंत्र टिक नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर को पता चल चुका था। उन्होंने मजदूरी, काम के घंटे, श्रमिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने इतने बड़े बड़े मुद्दे उठाए तो उनको एक लीडरशिप मिल चुकी थी। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी सदस्य में आए। उनके कानून और अर्थशास्त्र के गहरे ज्ञान को सब लोग प्रभावित हुए। और फिर आया एक ऐतिहासिक दिन, 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। सोचिए, अब एक तर्क और भी बता देता हूँ। जिस बच्चे को कभी स्कूल में बैठाया अलग जाता था, वही अब स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने जा रहा था। संविधान निर्माण रातों की मेहनत। उन्होंने दुनिया में कई संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संविधान तैयार किया। उन्होंने जिन मूल सिद्धांतों पर सबसे अधिक जोर दिया था वह थे समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। उन्होंने इन टॉपिकों पर ज्यादा जोर दिया। संविधान में शामिल हुए और फिर संविधान बनने लगा। संविधान में कई अधिकार जोड़ेगा, जिसमें सबसे पहला था मौलिक अधिकार, दूसरा कानून के समक्ष समानता, तीसरा छुआछूत का उन्मूलन, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छठा सामाजिक न्याय की प्रावधान। फिर आता वह दिन जिसने भारत को पूरा संविधान बदल दिया और एक नए संविधान की स्थापना हुई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अपनाया गया और इसमें सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान था। ऐसा नहीं कि इसमें और भी नेता नहीं थे, और भी लोग थे। तर्क देने वाला कोई और था, लिखने वाला कोई और है, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर को इतनी टीका क्यों दी गई इस संविधान के लिए, और आज भी दे रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में जो जोड़ना है, जो गलत है उसे हटाना है और समझ के साथ अपनी और कई देशों के संविधान को पढ़ा और वह आज भी देश के हर एक हित के लिए सही माना जाता है। और चलते हैं फिर और आगे। उनके स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया और उन्होंने, लोग कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने महिलाओं को संपत्ति और विवाह संबंधी अधिकार देने के लिए हिंदू
कोर्ट बेल लोन की कोशिश। जब उन्हें लगा कि उनके को पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह दिखाता है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पद से ज्यादा उनके सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। अब सवाल आते हैं, अब एक और सवाल पे आते हैं जो हो सकता है लेकिन फिर भी पूछ ही लेते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर को 34 साल बाद भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उन्हें भारत रत्न दिया गया 1990 में। बहुत लोग पूछते हैं क्या सरकार उन्हें भूल गई थी? सच यह है कि भारत रत्न हर महान व्यक्ति को तुरंत नहीं दिया जाता। कई राष्ट्रीय नेता और समाज सुधारकों को भी यह सम्मान वर्षों बाद मिला है। समय के साथ देश में उनके योगदान की व्यापक स्वीकृति बढ़ी और 1990 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर का मूल नाम सकपाल था। स्कूल के एक शिक्षक महादेव अम्बेडकर उन्हें अपना उपनाम अम्बेडकर लिखना शुरू किया। वही नाम इतिहास में उनका अमर हो गया। भीमराव रामाजी अम्बेडकर की पहली शादी बहुत कम उम्र में। यहीं आता है एक और सबसे कड़क सवाल कि बाबा साहब अम्बेडकर की शादी एक ब्राह्मण से हुई है। तो ये भी क्लियर मैं बता देता हूँ, उनकी 2 शादियां हुई। हम एक एक करके बात करेंगे। भीमराव अम्बेडकर पहली शादी 1906 में हुई। उनकी पत्नी का नाम था रामाबाई अम्बेडकर, जिनकी उम्र लगभग उस समय 9 वर्ष। उस समय भारत में कम उम्र में विवाह होना सामान्य बात। बाद में रामाबाई जी ने अम्बेडकर जी के संघर्षपूर्ण जीवन में उनका बहुत साथ, लेकिन रामाबाई जी 1935 में उनका निधन हो चुका था और इसके बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने काम पर ध्यान दिया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर को 1948 में मिली डॉक्टर सविता अम्बेडकर, जिनका उपनाम था शारदा कबीर। तो ये था वो मसला जिसमें लोग बोलते हैं उन्हें दूसरा विवाह किया। हर शहर में उनकी मूर्तियां क्यों लगाई गई? आपने देखा होगा देश के हर राज्य में लगभग हर शहर में अम्बेडकर जी की मूर्तियां लगाई गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह केवल एक नेता नहीं बल्कि सम्मान, शिक्षा और अधिकारों के प्रतीक बन गए। जिन लोगों ने सदियों तक अपमान झेला उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सम्मान का प्रतीक बन गई। प्रतिमाएं केवल पत्थर नहीं होती, वह समाज की स्मृति और सम्मान का संदेश दे होती है। एक और बाबा साहब की जिंदगी का क्या आप जानते हो? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की निजी पुस्तकालय में लगभग कितनी किताबें होंगी? तो बता देता हूँ 50,000 से अधिक किताबें थी उनके निजी पुस्तकालय में। लोग कहते हैं कि वह किताबें खरीदने के लिए कपड़े और आराम तक छोड़ देते थे। उनके लिए किताब केवल ज्ञान नहीं था बल्कि स्वतंत्रता का हथियार था। 50,000 प्लस बुक, इतनी किताबें पढ़ने वाला इंसान के पास ज्ञान कितना होगा? और फिर हम एक और सवाल पे चलते हैं जिसपे लोग ट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन पूरी बात सुनना। क्या आरक्षण वाले लोग भी कुछ लोग उनको गालियां देते हैं? यह सवाल संवेदनशील है। किसी भी बड़े नेता की तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से सभी लोग सहमत नहीं होते। अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक समूह उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं। पूरी तरह कोई किसी भी चीज के लिए कोई समर्थन नहीं करता। थोड़े बहुत ऐसे लोग होते ही हैं, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि आरक्षण वाले लोग, करोड़ों लोगों के लिए यह विचार अलग अलग होते हैं। लोगों की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए कई लोग उनको अच्छा समझते हैं और कोई लोग उनको बुरा समझते हैं, जिसके लिए आलोचना करते हैं। तो बुरे लोगों का क्या काम होता है? गालियां देना, आलोचना करना, उसकी बुराई। लोकतंत्र में समर्थन और आलोचना दोनों मौजूद रहते। महत्वपूर्ण बात यह है कि मतभेद हो सकता है लेकिन सम्मानजनक भाषा और तथ्य पर आधारित चर्चा होनी चाहिए। और यहीं से उनके जीवन के और मोड़ों पर चलते हैं और चीजों पर बात करते हैं। बुद्ध धर्म की ओर। जीवन के अंतिम वर्षों में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वह एक ऐसे धर्म को अपनाना चाहते हैं जो समानता सिखाए। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों युवाओं के सामने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसके कुछ ही दिन बाद उनकी आयु 65 वर्ष की। दिन था 6 दिसंबर 1956 को। बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में हमें छोड़कर चले गए। बाबा साहब अब संसार से आखिरी विदा ले रहे थे, लेकिन उनका शरीर भले ही इस दुनिया से चला गया, उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को शिक्षा, समानता और न्याय का मार्ग दिखाते हैं। आज भी 150 करोड़ आबादी का देश उनकी राहों पर चलता है। 14 अप्रैल 1891 में जन्मे अम्बेडकर ने अपना जीवन के हर संघर्ष को समाज परिवर्तन की शक्ति बना दिया। वह केवल संविधान निर्माता नहीं थे बल्कि लाखों लोगों की आवाज, जिसे सदियों तक दबा कर रखा गया। आज भी उनका संदेश पूरे भारत में गूंजता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और शायद यही कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर आज भी केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर उस दिल में जीवित हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो समानता और सम्मान का सपना देखता था।